हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। इस चैनल पर अब से आपको मैं भारत का जो पूरा भूगोल है वो इस वीडियो के आपके इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो आपको किसी एग्जाम में अगर भारत का भूगोल आता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही इस भारत के भूगोल से जितने भी वीडियो बनेंगे वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो सारे वीडियो है मैं आपको एक नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बता रहूँगा, जिसको देख कर आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, क्योंकि इस बार आप वीडियो देख कर आपके में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात की जाए आपके सामान्य परिचय की बात की जाए तो सबसे पहले भारत की आकृति की बात की जाए तो भारत की आकृति है, भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर भारत के गोलार्ध की बात की जाए तो गोलार्ध में अगर भारत की बात की जाए तो गोलार्ध में भारत की स्थिति है वो आपके उत्तर पूर्व यानी इस वाले स्थान पर आपको देखने को मिलती है। भारत की बात की जाए तो भारत आपके दक्षिणी एशिया का है वो आपके भाग है। भारत है वो आपके दक्षिणी एशिया का भाग है और इसकी आकृति आपकी चतुष्कोणीय है वो है। ठीक है, अब बात की जाए नेक्स्ट उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और वही बात की जाए जनसंख्या की, जो कि अगर मैं 2011 की जनगणना के आधार पर बताऊँ तो ये आपकी कुल जनगणना है वो जो जनसंख्या है वो आपके 121 करोड़ के आसपास है, जो कि विश्व की जो जनसंख्या है उसका कुल 17.5% है और इसका स्थान सेकंड है। वर्तमान में इसका स्थान प्रथम हो गया है भारत का, लेकिन मैं 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसलिए इसका स्थान आपके दूसरा होगा। बात की जाए आपके 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है वो आपके हैं। ठीक है, और अगर हेक्टर में पूछा जाए तो आपके 328.7 मिलियन हेक्टर है वो इस भारत का क्षेत्रफल है। बात की जाए भारत के क्षेत्रफल की तुलना की जाए तो ये विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हिस्सा है वो कवर करता है। अगर साथ ही बात की जाए कि स्थान में बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें स्थान पर आता है। यानी भारत से बड़े कौन से इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बड़े कौन से आपके देश है तो आपके सबसे पहले के रूस है, और उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत का नंबर आता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके भारत के विस्तार के बारे में तो भारत का सबसे आपके उत्तरी सिरा की बात की जाए जो कि आपके है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, जो कि आपके इंदिरा कॉल कहलाता है, सबसे ऊपर वाला सिरा। वही अगर सबसे बात की जाए अगर दक्षिणी सिरे की बात करूँ तो दक्षिणी सिरा है वो आपके 8 डिग्री 4 मिनट आपके 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है वो आपके 8 डिग्री और 4 मिनट है। ठीक है, वही आपकी इस बात की जाएगा निचले बिंदु की तो आपके कन्याकुमारी है, इसे आपके कैमोरियन अंतर्द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में ना हो तो सबसे अंतिम तक बिंदु की बात की जाए या सबसे दक्षिण बिंदु की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो आपके 6 डिग्री 45 मिनट है। इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और इसके बहुत सारे उपनामी जैसे कि आपके पासन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है और लाहिचांग पॉइंट है के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारे जो है ये 6 डिग्री आपके 45 मिनट को कह रहे हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को, और इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार है वहाँ पर स्थित है। उसके बात की जाए आपके भारत का सबसे पूर्वी भाग की बात की जाए तो भारत का जो पूर्वी भाग है वो आपके 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, और ये बात की जाए कि इसका बिंदु की बात की जाए तो यह आपके पूर्वी भाग में जैसे जो किबुत्ती गांव है और अंजाव जिला है, और आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके इसका पूर्वी बिंदु है। जबकि अगर आपकी बात की जाए पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो भी आपके 68 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, और बात की जाए अगर इसका बिंदु कौन सा है तो गोहर माता गांव कच्छ जिला और गुजरात है, जिसे हम सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं। भारत के आपके पूर्व से लगाकर ये पश्चिम तक की दूरी, भारत की आपके पूर्व से लगाकर आपके पश्चिम तक की दूरी है वो है आपके 2933 किलोमीटर है। वही अगर बात की जाए उत्तर से अगर दक्षिण की बात की जाए तो ये दूरी हो जाएगी आपके 3214 किलोमीटर वो हो जाएगी। अब ये सारे पॉइंट हैं वो अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आप याद करने में आसानी हो। ठीक है, यानी भारत की जो अक्षांशीय स्थिति की बात की, अक्षांशीय और देशांतर के विस्तार की मैं बात करूँ तो 30 डिग्री का आपके विस्तार है ना। अक्षांश और देशांतर में कितना विस्तार है?
30 डिग्री का, परंतु अगर उत्तर से दक्षिण तक की दूरी और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी सबसे अधिक है। क्या बताया मैंने आपको? या अगर आप मैप में देख सकते हो कि आपके जो ये जो पूर्व से लगाकर आपकी जो पश्चिम तक की जो सॉरी आपके पश्चिम से लगाकर पूर्व तक की जो दूरी है वो आपके उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है उससे बहुत कम होती है ना, यानी उत्तर पूर्व आपके उत्तर दक्षिण वाली दूरी ज़्यादा है, जबकि आपके पूर्व पश्चिम वाली दूरी है वो आपके कम है। ये आप बिंदु आपके ये कह रहा है। नेक्स्ट बात की जाए आपके अधिक है, क्योंकि अक्षांशों के बीच लगभग दूरी आपके समान बनी रहती है, परंतु देशांतर के बीच के ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। यानी कह रहा है कि अगर देशांतर रेखा है वो अगर ध्रुव की ओर बढ़ेगा तब वो कहते हैं कि इसकी दूरी में धीरे धीरे कमी आनी है आपकी शुरू होती है। बात की जाए कि अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपके 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार मतलब यहाँ से लगाकर अक्षांश यहाँ से लगाकर यहाँ तक की पूरी दूरी है वो लगभग आपके 30 डिग्री तक के आपका जो आपके क्षेत्रफल आपको देखने को 30 डिग्री का जो गैप है वो देखने को मिलेगा। जलवायु से संबंधित और इसी के कारण कहते हैं क्योंकि आपके जो अक्षांश स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके जलवायु को प्रभावित करने का काम है वो करते हैं। साथ ही भारत में जो विभिन्न प्रकार की जो मृदा और वनस्पति पाई जाती है तो ये सभी आपके अक्षांश स्थिति है उसके कारण ही आपके होती है। ठीक है, बात की जाए अगर आपके अक्षांश स्थिति जो 23.5 डिग्री आप जो कर्क रेखा है उससे जो अगर ऊपर वाले हिस्से की ओर जाए तो आपको उपोष्ण या फिर शीतोष्ण जो कटिबंध का जो जलवायु है वो मिलेगी। वही अगर 23.5 डिग्री यानी जो कर्क रेखा है उसके अगर दक्षिण की ओर जाए तो आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला जो जलवायु है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से मैंने बताया 23.5 डिग्री है तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है तथा ये भारत को कितने भागों में तो 2 भागों में आपके बांटती है। भारत का दक्षिणी भाग है आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और जबकि उत्तरी भाग है वो उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपके अर्थात जो मैंने अभी बताया आपको है। बात की जाए आपके हिमालय की जो स्थिति के कारण भारत में उष्ण यानी गर्मी यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु आपके पाई जाती है। भारत में हिमालय की उपस्थिति के कारण कौन सी अगर पूछा जाए कि हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो भारत में आप ज़्यादातर देखने को मिलती है तो आपके उष्ण कटिबंध मानसून जलवायु है वो आपके देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कर्क रेखा पर भारत के जो 8 राज्य हैं वो स्थित है, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से हैं तो सबसे पहले बात की जाए आपके पश्चिम की ओर की बात की जाए तो सबसे पहले गुजरात है, फिर आपके उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। यानी मैं आपके जो पश्चिम से आपके पूर्व की ओर मैं बढ़ रहा हूँ है ना, तो इसी से क्रम में है, जैसे इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर इस क्रम में आपके मैं अब बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके गुजरात राज्य हो जाएगा, उसके बाद आपके राजस्थान, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद आपकी मिजोरम है वो आपके हो जाएगी। अब सबसे आपके थोड़ा अजीब प्रश्न है लेकिन आपके इम्पोर्टेंट भी है कि कर्क रेखा के स्थित यानी कर्क रेखा के पास में राजधानी है वो कौन सी है, राजधानी वो कौन सी है। तो सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है तो आपके रांची हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे हम आपके क्रम से यानी कि आपकी जो कर्क रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम आपके जो राजधानी का क्रम है वो उसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सबसे नज़दीक आपके रांची, सेकंड नंबर पर हो जाएगी आपके आइजॉल, तीसरे नंबर पर हो जाएगी आपके भोपाल, 4 नंबर पर हो जाएगी आपके गांधीनगर और 5 नंबर पर हो जाएगा आपके अगरतला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए आपके त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है, त्रिपुरा का उदयपुर शहर है जो कि रांची से भी आपके पास स्थित है, वो कर्क रेखा के सबसे निकट आपके शहर स्थित है। यानी कर्क रेखा के सबसे पास वाला शहर कौन सा है तो उदयपुर शहर। उदयपुर शहर कहाँ का है तो त्रिपुरा का है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके देशांतरीय विस्तार का, यानी बात की जाए आपके जो देशांतरीय विस्तार है वो कैसे है। तो बात की जाए भारत में जो देशांतरीय विस्तार है वो भी लगभग आपके 30 का ही देखने को, देशांतर मतलब आपके यहाँ से लगाकर ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी, ये वाली वो आपके कौन सी है देशांतरीय दूरी है। तो देशांतरीय दूरी है और भारत में जो पूर्वी राज्यों और ठीक है जो आपके देशांतर है रेखा है वो भारत को पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य है उस दोनों में आपके अब बांटता है। और साथ ही जो सूर्योदय है वो 2 घंटे आपके जो पूर्वी राज्य है उसमें सबसे अब पहले होता है। ठीक है, भारत की जो मानक समय है यानी भारत का जो वर्तमान में जो समय निर्धारित किया जाता है वो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर आपके निर्धारित है वो आपके किया जाता है। जबकि भारत का समय है
जो कि भारत का समय है वो आपके GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो आपके उससे GMT है, उस GMT से 5.5 घंटा है वो आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे चलती है। यानी आप आगे है आपके 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है वो प्रयागराज के निकट है और जो कि मिर्ज़ापुर नैनी से गुजरता है। बात की जाए आपके 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो कहाँ से सब गुजरती है या सबसे नज़दीक कौन सा स्थान है, तो आपके प्रयागराज का जो मिर्ज़ापुर है वो सबसे इसके नज़दीक है आता है। साथ ही बात की जाए आपके 82.5 डिग्री रेखा है जो कि भारत की मानक रेखा कहते हैं, वो आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपके यूपी, एक आपके MP, एक आपके छत्तीसगढ़, एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश, यानी इन 5 राज्यों से होकर आपके गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ के जो कोरिया जिले हैं वहाँ पे मिलते हैं। जब माना कि आपकी ये कर्क रेखा और आपके जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो जहाँ मिलती है, उस मिलने वाले स्थान कौन सा है, तो आपके छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपकी भारत की सीमा के बारे में, तो भारत की सीमा कौन कौन सी है, तो भारत की सीमा 2 प्रकार की है, एक आपकी स्थलीय सीमा है और एक आपके तटीय सीमा है। तटीय मतलब आपके जो सीमाएं समुद्रों से लगती है या फिर जलीय स्थान से लगती है उसे कहेंगे हम तटीय सीमा, ठीक है। तो स्थलीय सीमा कौन सी है, जो आपके किसी देश से लगते हैं या फिर किसी देश से या फिर किसी स्थल से जो सीमा लगती है उसे हम कहेंगे स्थलीय सीमा कहेंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 है। कितनी है, 15,200 है। ये है आपके द्वीपों सहित, यानी जो आपके छोटे छोटे द्वीप जो भारत के हिस्से हैं उसके मिला दिया जाए तो हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे आपके आपके कुल है आपके 15,200 है, ठीक है। और बात की जाए आपके तटीय सीमा कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है वो आपके हो जाएंगे। अगर मुख्य भाग से बात की जाए तो आपके हो जाएंगे लगभग आपके 6100 के आसपास है। वही अगर द्वीप की बात की जाए तो 2,094 किलोमीटर है वो आपके हो जाएंगे। अब बात की जाए स्थलीय सीमा की, तो भारत और अफगानिस्तान है, इस दोनों के मध्य की जो सीमा है उसे हम नाम देते हैं आपके डूरंड रेखा। कौन सी है, डूरंड रेखा। वही दूसरी आपकी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की बात की जाए तो इसके बीच की जो सीमा है उसे हम कहेंगे हम रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। भारत और चीन के मध्य की बात की जाए तो इसे कहेंगे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। बात की जाए आपकी भारत के जो कौन कौन से राज्य है वो कौन कौन से देशों से मिलते हैं, तो भारत के सबसे पहले बात की जाए कि कौन कौन से देश से साथ सीमा बनाता है, तो एक तो आपके बांग्लादेश से सीमा बनाता है जो कि सबसे अधिक भी है, और बांग्लादेश से भारत के जो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ये जो राज्य है वो आपके बांग्लादेश के साथ सीमा का साझा करते हैं। उसके बांग्लादेश के बाद आपकी जो चीन है वो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट आपकी जो सीमा है वो बनाता है। और चीन से भारत के जो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे राज्य है वो आपके सीमा बनाते हैं। उसके बाद चीन के बाद आपके पाकिस्तान सबसे अधिक सीमा वो बनाता है, और इससे आपके पाकिस्तान से आपके गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है वो सीमा बनाता है। पाकिस्तान के बाद नेपाल से आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है वो आपके सीमा बनाते हैं। उसके बाद बात की जाए आपके म्यांमार की, तो म्यांमार से फिर आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है वो आपके सीमाएं बनाते हैं। उसके बाद भूटान जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से आपके सीमा बनाता है। बात किया कि सबसे कम स्तरीय सीमा कौन बनाता है, तो आपके भारत के साथ तो वो है आपका अफगानिस्तान है जो कि लगभग 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है और भारत के एक ही राज्य लद्दाख से आपके वो सीमा का साझा करता है। तटीय रेखा की बात की जाए या तटीय सीमा की बात की जाए तो सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है, तो आपके अंडमान निकोबार है। मुख्य भाग से सबसे लंबी तटीय रेखा कौन बनाता है, तो आपके गुजरात बनाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जो सर्करिक है, यानी इस तरह से सर्करिक पाया जाता है, तो इसी के कारण आपके सबसे अधिक जो रेखा है, तटीय रेखा है वो गुजरात बनाता है। और सबसे छोटी है वो आपके दमन दीव है वो आपके बनाता है। नेक्स्ट बात की जाए आपके भारत का जो सागरीय विस्तार की बात की जाए, ये नॉटिकल मील के आधार पर आपके मापा जाता है, जिसमें एक नॉटिकल मील है वो आपके 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक नॉटिकल जैसे समुद्र मील की बात की जाए तो आपके 1.852 है वो मील के बराबर होता है, ठीक है। भारत की बात की जाए तो आपके भारत की जो सबसे पहले जो भारत की जो मुख्य सीमा है, आधार रेखा है, बात की जाए तो भारत की जो भूमि है, भूमि से जो आधार रेखा की बात की जाए तो वो आपके लगभग है आपके जो आधार रेखा मानी जाती है, और आधार रेखा से ही आपके अन्य जो सीमा है वो निर्धारित की जाती है।
तो आधार रेखा से ये हो गई आपके आधार रेखा, और आधार रेखा से आपकी जो 12 नॉटिकल माइल की बात की जाए, आधार रेखा से आपके जो 12 नॉटिकल माइल की सीमा तक 12 नॉटिकल माइल तक की सीमा के बारे में बात की जाए तो उसे कहेंगे आपके सीमावर्ती सागर कहेंगे। फिर आपके अगर आधार रेखा से अगर 24 नॉटिकल माइल तक की सीमा की बात की जाए तो उससे कहेंगे हम आपके संलग्न सागर कहेंगे, ठीक है। फिर आपकी बात की जाए आपके सीमा रेखा से अगर 200 नॉटिकल माइल तक की जो सीमा है उसे कहेंगे आपके EEZ यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके जो भाग होगा उसे हाई सी यानी कि उच्च सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात की जाए अगला कि UN क्लॉज की, किसकी बात की जाए UN क्लॉज की, तो UN क्लॉज क्या होता है आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। UN क्लॉज का पूरा नाम क्या है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। UN क्लॉज कब लाया गया था आपके 1982 में लाया गया था, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं कि समुद्री कानूनों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक तो होता है आपके, इसमें बात की गई थी आपके आंतरिक जल की, जो इसमें कहते हैं कि अगर आंतरिक जल यानी कि जो भारत का आंतरिक जल है, मैं अगर आपको चित्र से समझाऊँ तो भारत का अगर आंतरिक जल की बात की जाए, ये वाला भारत की जो आधार रेखा और भारत की जो सीमा जो दिखाई दे रही है, ये सीमा रेखा और भारत की जो आधार रेखा, इसके बीच का जो भाग होता है उसमें भारत का पूर्ण रूप से अधिकार है वो आपके होता है। बात की जाए उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती सागर यानी जो भारत की जो आधार रेखा है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल की बात की जाए तो वहाँ पे भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति होती है। बात की जाए आपके संलग्न सागर, बात की जाए आपके संलग्न सागर जो कि भारत की जो आधार रेखा है वहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र होता है, उसमें भारत की जो सीमा शुल्क है आदि वसूलने की वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि भारत में यानी इस सीमा पर अगर किसी का जहाज आता है तो भारत उससे अगर उस क्षेत्र में आने के लिए सीमा शुल्क है वो वसूल कर सकता है। फिर भारत आपकी जो आधार रेखा है उससे अगर 200 नॉटिकल माइल तक की जो क्षेत्र है उसे कहेंगे हम EEZ यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी जो कि भारत को इसमें क्या होता है कि इसमें भारत को संसाधनों के दोहन और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार अधिकार है वो प्राप्त होते हैं, यानी इस स्थान पर भारत है वो ड्रिलिंग कर सकता है, वहाँ पे द्वीपों पर जो निर्माण है कार्य करना है वो कर सकता है, यहाँ पर इसमें कोई भी प्रकार की जो वैज्ञानिक अनुसंधान करना है वो उस करने का अधिकार है वो भारत को प्राप्त होता है। और उसके बाद जब 200 नॉटिकल माइल से अधिक का क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं उच्च सागर या हाई सी कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जो सभी राष्ट्र है जो कि इसके आसपास के है उसका अधिकार है वो आपके रहता है, ठीक है। अगला है भारत का